नमस्कार, मैं लोकेश कुमार मिशन कॉमर्स क्लासेज में आपका एक बार करता हूं फिर स्वागत। और आज हमारा टॉपिक रहने वाला है साझेदारी लेखे। साझेदारी लेखे में सबसे पहले हम साझेदारी की परिभाषा की बात करते हुए अनंत तक इस कक्षा में अध्ययन करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। बेसिकली साझेदारी है क्या? साझेदारी दो या दो व्यक्तियों के आपसी पारस्परिक संबंध का योग है जो किसी व्यवसाय को करने के लिए संचालन करने हेतु आपस में समझौता या अनुबंध करते हैं। साझेदारी की आवश्यकता हमारे लिए पूंजी, ज्ञान, कुशलता के लिए पड़ती है, क्योंकि व्यक्ति का ज्ञान सीमित होता है। इसके साथ अगर किसी फर्म में अलग अलग प्रकार के व्यक्ति जब अपने ज्ञान, कुशलता, पूंजी को लेकर आते हैं तो साझेदारी व्यवसाय का स्वरूप सुदृढ़ हो जाता है। सबसे पहले हम साझेदारी की परिभाषा का अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले साधारण शब्दों में, साधारण शब्दों में क्या है? साझेदारी से आशय किसी व्यवसाय को संचालन करने के लिए कम से कम दो व्यक्ति आपसी संबंध बनाकर व्यवसाय का संचालन करते हैं। आपस में संबंध बनाकर, संबंध यानी समझौता बनाकर व्यवसाय का संचालन करते हैं, जिसे साझेदारी फर्म कहा जाता है। साझेदारी में साझेदार को व्यक्तिगत रूप से साझेदार तथा संयुक्त रूप से फर्म कहा जाता है। साझेदारी संचालन उन सबके द्वारा या उन सबकी ओर से किसी एक के द्वारा किया जा सकता है। ये जो परिभाषा लिखी है मैंने, ये साधारण शब्दों में है, मगर इस परिभाषा को हम जो अधिनियम है उसके अनुकूल जब हम चलते हैं तो साझेदारी अधिनियम 1932 में जो परिभाषा दी गई है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो यहां पर मैं लिखने वाला हूं, डबल इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट करते हैं। भारतीय
साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी से आशय उस व्यवसाय से है जहां दो या दो से अधिक व्यक्ति पारस्परिक संबंध, समझौता या समझौते से व्यवसाय चलाने के लिए सहमत हुए हैं। ये भारतीय जो हमारी साझेदारी अधिनियम है 1932 उसके अनुसार है। प्यारे मित्रों, जब भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 नहीं था उस टाइम पर हमारे यहाँ पर अनुबंध अधिनियम 1872 इस कार्य के लिए करता था। कौन सा? इससे पहले कौन सा था? नोट साझेदारी अधिनियम 1932 से पहले साझेदारी का निर्माण अनुबंध अधिनियम 1872 के द्वारा संचालित किया जाता था। यानी 1872 1932 बाद में आया। उससे पहले हम जो कार्य करते थे साझेदारी का, वो अनुबंध अधिनियम यानी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अनुसार हम इस पर कार्य करते थे। आगे टॉपिक में बढ़ते हुए हम साझेदारी की विशेषताओं पर प्रकाश डालने वाले हैं। अब चलते हैं हम साझेदारी की विशेषताओं की ओर। अब हम बात करेंगे साझेदारी की विशेषताएं। साझेदारी की विशेषताएं। सबसे पहले साझेदारी की विशेषता इसकी परिभाषा से उठ के आती है, क्योंकि सबसे पहले इसमें कहा गया है किसी साझेदारी फर्म के संचालन हेतु दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना अनिवार्य है। तो सदस्यों की संख्या, सबसे पहले हमारी हेडिंग कौन सी रहने वाली है? हेडिंग नंबर 1, सदस्यों की संख्या। अब सदस्यों की संख्या के बारे में मैं आपके लिए विस्तार से बताऊं। यहां पर साझेदारी में केवल दो या दो से अधिक व्यक्तियों की बात की गई है, परंतु भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 464, 2014 कंपनी नियम परिनियम 10 के अनुसार साझेदारी में अधिकतम संख्या 50वीं बतलाई गई है। तो उसी का जो आपकी बुक में सिलेबस और अकॉर्डिंग है उसके अनुसार भी मैं आपके लिए यहां पर लिखने वाला हूं। लिखेंगे भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार साझेदारी में सदस्यों की संख्या
कम से कम दो होनी अनिवार्य है, परंतु भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 464 के अनुसार कंपनी नियम 2014 परिनियम 10 में सदस्यों की अधिकतम संख्या 50 हो सकती है। नोट: बैंकिंग व्यवसाय में सदस्यों की अधिकतम संख्या 10 हो सकती है। हमारे लिए सदस्यों की संख्या के आधार पर भारतीय साझेदारी अधिनियम ने केवल इतना ही बताया है कि कम से कम 2, परंतु भारतीय कंपनी अधिनियम 2013, कंपनी नियम 2014, परिनियम 10 के अनुसार एक साझेदारी में सदस्यों की अधिकतम संख्या 50 हो सकती है। तो वहीं पर बैंकिंग व्यवसाय में अधिकतम संख्या 10 का प्रावधान है। अगर 50 से अधिक होने पर वह साझेदारी अवैध मानी जाएगी, या बैंकिंग सेवा क्षेत्र में कार्य करने वाले सदस्यों की संख्या अगर 10 से ज्यादा होने पर वो साझेदारी अवैध मानी जाएगी। दूसरी हमारी जो इसकी विशेषता रहने वाली है वो होगी समझौता या अनुबंध। जैसे कि इसकी परिभाषा में इस शब्द को भी मैंने पहले जोड़ा था, तो मैं इसके बारे में थोड़ा आपके लिए बताने वाला हूं। साझेदारी का जन्म ही किसी अनुबंध या समझौते के आधार पर होता है। जैसे राम और श्याम ने मिलकर किसी व्यवसाय संचालन हेतु क्रियाकलाप किए हैं, तो उनके बीच में कोई ना कोई अनुबंध रहा होगा। जैसे लाभ का बंटवारा, राम के लिए पारिश्रमिक या आहरण पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज, अतिरिक्त पूंजी जैसे भी प्रावधान रहे होंगे, तो पहले कोई ना कोई समझौता अवश्य किया गया होगा। तो इसकी हम लिखने वाले हैं, लिखेंगे इसमें। साझेदारी का जन्म समझौते, अनुबंध के आधार पर ही होता है, क्योंकि किसी समझौते के बिना साझेदारी अस्तित्व में नहीं आती है, नहीं आती है। समझौते में सभी साझेदारों के नियम तथा
शर्तें लिखी होती हैं। यह समझौता लिखित, मौखिक, गर्भित हो सकता है, परंतु भविष्य में किसी प्रकार के मतभेद से बचने के लिए लिखित समझौता उचित माना जाता है। उचित माना जाता। हमारी विशेषता पहली ये है और दूसरी विशेषता हमारी ये है। अब हम चलने वाले हैं तीसरी अपनी विशेषता की ओर। तीसरी विशेषता होने वाली है व्यवसाय का होना। यहां पर व्यवसाय के होने से मतलब क्या है? तीसरी जो हमारी हेडिंग है बहुत महत्वपूर्ण हेडिंग है, क्योंकि इसमें यह बतलाया गया है कि व्यवसाय का होना क्यों अनिवार्य है, उसके क्या क्या कारण रहे हैं। जैसे कि आप और हम सभी कॉमर्स वाणिज्य संकाय के विद्यार्थियों के लिए वाणिज्य में पहले ही ये सबके लिए सूचना प्रदान की जाती है, अवगत कराया जाता है कि वाणिज्य व्यवसाय में केवल और केवल लाभ पर ही जोर दिया जाता है। यदि किसी व्यवसाय का उद्देश्य लाभप्रद नहीं होता है तो वो व्यवसाय नहीं माना जाता है। वहीं यहां पर व्यवसाय का होना इसी बात के लिए जो बताता है हमारे लिए कि आखिर व्यवसाय का होना कैसा। यदि व्यवसाय लाभ कमाने के उद्देश्य से है तो व्यवसाय माना जाएगा, साझेदारी मानी जाएगी। परंतु राम और श्याम दो साझेदार किसी वृद्धा आश्रम या अनाथ आश्रम, एनजीओ या एनपीओ जैसे संस्थानों को बनाकर अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं तो वहां पर साझेदारी को नहीं माना जाता है, क्योंकि वहां पर लाभ का उद्देश्य नहीं है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो ऐसी संस्था हैं जो सेवा भाव से लोगों के लिए प्रेम पाने के लिए या ईमानदारी के लिए कार्य कर रही हैं, उनके लिए व्यवसाय में कोई भी स्थान नहीं होता है। तो इस टॉपिक में थोड़ा लिखने वाले हैं। साझेदारी का मुख्य उद्देश्य लाभ प्राप्ति से है। साझेदारी व्यवसाय को ऐसा होना चाहिए जिसमें लाभ कमाया जा सके। यदि किसी साझेदारी व्यवसाय का उद्देश्य सेवा भाव है तो ऐसी साझेदारी को साझेदारी
नहीं माना जाएगा। मैंने आपके लिए पहले ही बताया था कि साझेदारी फर्म में व्यवसाय होने का मतलब यही है कि अगर संस्था साझेदारी जो फर्म है वो अगर लाभ कमा रही है तो उसके लिए हम लिखेंगे, उसके लेखे भी होंगे। मगर दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी सेवा भाव प्रेम बस किसी कार्य को करते हैं तो वहां पर हम साझेदारी उसको नहीं मानते हैं। आगे हमारा टॉपिक रहने वाला है लाभ का बंटवारा। लाभ के बंटवारे में किसी भी साझेदार द्वारा किसी कितनी भी अमाउंट की पूंजी अगर कैपिटल जो फर्म में इन्वेस्ट की जा रही है उसका उद्देश्य लाभ कमाना है और एक निश्चित अनुपात में लाभों में हिस्सा प्राप्त करना है। यहां पर कुछ ऐसा नहीं है कि राम ने 2 लाख पूंजी लगाई, श्याम ने 1 लाख लगाई तो इनके अनुपात बराबर भी हो सकते हैं, रेशियो में भी हो सकते हैं, 2:1 भी हो सकता है, समान अनुपात भी हो सकता है, लेकिन रहेगा एक निश्चित। वो इस बात के लिए तय करता है कौन? हमारा साझेदारी संलेख। जो हमने 2 नंबर हेडिंग पढ़ी है, यहां पर हेडिंग नंबर बी समझौता। समझौते में यही बतलाया जाता है, उसमें नियम शर्तें क्या रहने वाली हैं, क्या होने वाला है, व्यवसाय कैसा होगा, उसकी प्रकृति क्या होगी, लाभों में हिस्सा कितना होगा, उनका अनुपात कितना होगा, ये सारा कुछ वहां पर होता है। इसमें लाभ के बंटवारे में लिखने वाले हैं सभी साझेदारों को एक निश्चित अनुपात में लाभ प्राप्ति करने का अधिकार होता है। जो साझेदारी संलेख के अनुसार निर्देशित किया जाता है तथा सभी साझेदार या कोई एक साझेदार पारिश्रमिक पाने का अधिकार भी रखता है। लाभ का बंटवारा तो एक निश्चित अनुपात में होना है ही है, क्योंकि साझेदारी संलेख में जैसी उनकी पार्टनरशिप डीड बनी होगी उसके अनुसार ही उनका लाभों में बंटवारा हो जाएगा। यदि किसी साझेदार को, जैसे कि हमने हेडिंग, उन सबके द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा साझेदारी का संचालन किया जा रहा है तो उस कंडीशन में क्या होता है, एक साझेदार या सभी साझेदार के लिए अलग अलग, क्योंकि हर एक साझेदार अपनी फर्म का एजेंट होता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो पारिश्रमिक, जिसे हम रेम्यूनरेशन बोलते हैं, उसको पाने के भी अधिकारी होते हैं। इसके अलावा आहरण पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज देना, पूंजी पर ब्याज लेना, एडिशनल कैपिटल लगाना, ये सारा कुछ भी हो सकता है। इसको मैं करने वाला हूं रफ और अगली हम लिखने वाले हेडिंग।
पारस्परिक संबंध। अगला टॉपिक रहने वाला है हमारा इसमें ही विशेषताओं में पारस्परिक संबंध। जैसे कि इसकी परिभाषा में ही यह स्पष्ट हो चुका है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में एक पारस्परिक संबंध होता है, उसके अनुसार ही जो पार्टनरशिप डीड यानी समझौता बनाया जाता है, जिसे साझेदारी संलेख कहते हैं, और उसके बिनाफ पर ही एक साझेदारी फर्म अपने कार्य का संचालन करती है। तो इसमें हम लिखते हैं साझेदारी फर्म में सभी साझेदारों के बीच एक पारस्परिक संबंध होता है, जिसके आधार पर साझेदारी का संचालन किया जाता है। विशेषताओं के बाद अब हम पढ़ने वाले हैं साझेदारी के प्रकार। साझेदारी के प्रकार में हम दायित्व के आधार पर साझेदारी, समय के आधार पर साझेदारी और आपकी वैधता के आधार पर साझेदारी, उद्देश्य के आधार पर साझेदारी, हम सभी साझेदारी के जो प्रकार हैं अलग अलग रूप से हम पढ़ने वाले हैं। तो इसको करता हूं मैं रफ और नया लेते हैं टॉपिक साझेदारी के प्रकार। जैसा कि हम अब तक साझेदारी की परिभाषा, उसकी विशेषताओं का अध्ययन कर चुके हैं, इसके आगे हम अब पढ़ने वाले हैं साझेदारी के प्रकार। साझेदारी के प्रकार मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, जो कि एक एक करके हमें अच्छी तरह से डीपली पढ़ना है। बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है ये। सबसे पहले हमारे साझेदारी के प्रकार 4 प्रकार होते हैं। दायित्व के आधार पर साझेदारी, समय के आधार पर साझेदारी, उद्देश्य के आधार पर और वैधता के आधार पर। इनके भी हमें 2-2 पार्ट करने होते हैं। जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि साझेदारी का जो दायित्व है वो असीमित होता है, मगर एलएलपी 2008 के अनुसार इस दायित्व के लिए सीमित किया गया है। अब देखिएगा, असीमित दायित्व, सीमित दायित्व। समय के आधार पर निश्चितकालीन साझेदारी, अनिश्चितकालीन साझेदारी। उद्देश्य के आधार पर ऐच्छिक साझेदारी, विशेष साझेदारी। वैधता के आधार पर वैध साझेदारी, अवैध साझेदारी। अब हम चर्चा करने वाले हैं एक एक इसके सब टॉपिक पर। सबसे पहले दायित्व के आधार पर साझेदारी। यदि मैं अगर बात करूं साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार, तो साझेदारी का दायित्व होता है हमारा असीमित, परंतु एलएलपी एक्ट 2008 यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अनुसार इसके लिए सीमित कर दिया गया है। आगे, समय के आधार पर साझेदारी, एक निश्चित और एक अनिश्चित। निश्चितकालीन साझेदारी वह साझेदारी होती है, जैसे राम एक कपड़े का व्यापारी है और उसने 2 यानी सीजन की मैं बात कर रहा हूं, गर्मियों के सीजन में और ठंड के सीजन में उसके 2 अलग पार्टनर हैं, जो राम के लिए गर्मी तथा सर्दियों में कपड़े प्रदान करते हैं। गर्मियों में गर्मियों के माहौल के कपड़े, सर्दियों में सर्दियों के माहौल के कपड़े। अब क्या होता है कि निश्चितकालीन साझेदारी, जैसे सीजनल की बात करें तो 4 महीने या 3 महीने तक ये चलती है, तो एक निश्चित है। लेकिन राम के साथ एक साझेदार उसका श्याम है, जो दोनों ही एक कपड़े की फर्म को चला रहे हैं, तो ये जो साझेदारी रहेगी इनकी अनिश्चितकालीन साझेदारी रहेगी। आगे, उद्देश्य के आधार पर साझेदारी, एक हमारी ऐच्छिक होती है, दूसरी हमारी विशेष होती है।
ऐच्छिक साझेदारी से क्या आशय होता है हमारा? ऐच्छिक साझेदारी वह साझेदारी होती है जो कि निरंतर चलती रहे। इसमें यदि कोई दो साझेदार रोड डालने का काम करते हैं तो केवल वो रोड ही डालेंगे, या प्लांट बनाने का काम कर रहे हैं तो प्लांट ही बनाएंगे। ये हमारी ऐच्छिक साझेदारी होती है, यानी सेपरेट। लेकिन विशेष साझेदारी से क्या मतलब है? जैसे कि यूपी गवर्नमेंट और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक बांध बनाने का ठेका लिया है, यह एक हमारी विशेष साझेदारी होगी। जैसे ही बांध बनकर तैयार हो जाएगा, ये विशेष साझेदारी स्वयं ही खत्म हो जाती है। लेकिन ऐच्छिक साझेदारी हमारी निरंतर चलती रहती है। आगे वैध साझेदारी, अवैध साझेदारी। वैध साझेदारी कौन सी होती है हमारी? जो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 का पालन कर रही हो, वो हमारी वैध साझेदारी मानी जाएगी। जैसे कम से कम व्यक्तियों की संख्या जिसमें 2 हो, अधिकतम व्यक्तियों की संख्या इसमें 50 हो, साझेदारी का जो दायित्व है वो असीमित हो, ये हमारी वैध साझेदारी होती है। अवैध साझेदारी, जिस साझेदारी में सदस्यों की संख्या 50 से अधिक हो या 2 से कम हो, या कोई साझेदार किसी शत्रु देश का नागरिक हो, तो वह हमारी अवैध साझेदारी मानी जाती है। फिलहाल के लिए इस कक्षा में इतना ही। मिलते हैं हम कल एक नए टॉपिक के साथ, और कल हमारा टॉपिक होने वाला है साझेदारी संलेख, यानी पार्टनरशिप डीड। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।